परदादा ने पहला विश्व युद्ध लड़ा, दादा ने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, मेरे पिता के बड़े भाई और मेरे पिताजी ने 65 का वॉर, 71 का वॉर लड़ा, और फिर आप सबके साथ में मिलकर आतंक का सामना करते हुए, कारगिल का सामना करते हुए मुकाबला हम सब ने करा। तो ये जीवन हमारा सिर्फ फौज के साथ निकला है, लेकिन इतना जरूर है कि आज मुश्किलों को सामने करने के लिए एक मजबूत जनरल, जिसको हम प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं, आज देश में उसने कमान संभाली। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम साहब, मेरा नाम है दीप और ते सब देख रहे हो झलको राजस्थान। अगर आपने चैनल झलको राजस्थान पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन में दबा लो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यकीन मानिए, मेरे दिल में इतनी प्रसन्नता हो रही है आप सबको एक साथ एक छत के नीचे देखते हुए। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आज मैं अपने फौजी भाइयों के साथ बैठकर चर्चा कर रहा हूँ। हमारे साथ मंच पर मेरी ग्रेनेडियर पलटन के ही ऑनरी कैप्टन योगेंद्र यादव साहब, आपकी वीर गाथा और जिस तरह से आपने बड़े ग्रेसफुल तरीके से इतने वर्षों तक अपने आप को कंडक्ट करा, आप एक आइकॉन हैं पूरे भारत के, आप नौजवानों के लिए आइकॉन हैं, आप हमारे हीरो हैं। नायक उदयवीर सिंह जी, आप हमारे हीरो हैं, और आपको यहाँ मंच पे मेरे साथ देखकर मेरा सीना चौड़ा हो रहा है। आपने न केवल युद्ध भूमि में बल्कि युद्ध भूमि के बाद भी आपका युद्ध निरंतर चलता रहा है, और आपने हर बार जीत हासिल करी। आपके नेशनल प्रेसिडेंट, अभी उनका वक्तव्य मैंने सुना, SR स्वामी जी, प्रकाश जी, प्रवीण कुमार जी, और मंच पे जितने भी सम्मानित आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, और मेरे सामने पूरे देश से आए हुए मेरे फौजी भाइयों को मेरा एक बार फिर बहुत बहुत नमस्कार। मेरा हमारा एक जुड़ाव है, एक अलग जुड़ाव है, और मैं कितने भी कार्यक्रम कर लूँ, मैं कहीं पे भी चला जाऊँ, जहाँ कहीं फौजी दिखाई दे जाता है ना, तो फिर भाषा ही अलग हो जाती है। राजनीति क्षेत्र में तो 2014 के बाद में आया, 2014 में आया। उससे पहले तो पूरा जीवन ही सेना के साथ था। 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चला जाना, 16 साल की उम्र का 11वीं पास करके, और उससे पहले भी जो जीवन रहा वो पूरा सेना के माहौल में रहा। परदादा ने पहला विश्व युद्ध लड़ा, दादा ने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, मेरे पिता के बड़े भाई और मेरे पिताजी ने 65 का वॉर, 71 का वॉर लड़ा, और फिर आप सबके साथ में मिलकर आतंक का सामना करते हुए, कारगिल का सामना करते हुए मुकाबला हम सब ने करा। तो ये जीवन हमारा सिर्फ फौज के साथ निकला है। एक एक चीज जो हमारे चरित्र में है, जो हमारे व्यक्तित्व में है, वो सब हमने सेना से सीखी, और हमारे ऊपर छाप है। आप और मेरे, हम सब के ऊपर एक छाप है। हम कहीं पे भी चले जाए, आप भले ही आज बैंक एम्प्लॉय हो, मैं भले ही आज राजनेता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ या आप जहाँ जाते हैं, सब आप और मुझे एक ही शब्द से जानते हैं कि फौजी आ गया है। मैंने एक बात पहले भी कही थी, जैसे ही राजनीति में आया, कि वर्दी उतर जाएगी लेकिन फौजी के खून में से फौजी नहीं जाएगा। जो हमारी ट्रेनिंग रही है, इतने बरसों की ट्रेनिंग रही है, जो हमारा अनुभव रहा है अलग अलग मुश्किल हालात के अंदर, अपने साथियों के अंदर, उनको साथ लेकर चलना, अपने साथियों के लिए जीना, देश की इज्जत, पलटन की इज्जत के लिए जीना, तिरंगे के लिए जीना और मरना, या दुश्मन को परास्त करना, एक एक चीज जो हमारा अनुभव हुआ है वो हमें, हमारे खून में है, तो वो हमारे साथ जीवन के अंत तक रहेगी। इसलिए हमें एक फौजी के रूप में हमेशा रहना है। हम फौजी हैं, हम फौजी रहेंगे, और हमें फौजी के रूप में रहना है। यानी अनुशासन, धैर्य, ये हमारे जीवन के साथ हमेशा होना चाहिए, ये हमारे चरित्र में होना चाहिए। एक बैलेंस्ड व्यक्तित्व, संतुलित, लेकिन सब जानते हैं उस संतुलित व्यक्ति के पीछे एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो कोई भी काम को असंभव नहीं मानती है। हम भले ही कम बोलें,
हम भले ही कम सबसे आगे आए, शांति से पीछे खड़े रहें, लेकिन सबको पता है कि उस धैर्य के पीछे एक ताकत है। आज गर्व से हम सब कह सकते हैं कि भारतीय सेना का मान सम्मान पिछले कई सालों में चरम पर पहुंचा है। भारतीय सेना को आज देश की जो राजनीति है, देश की जो सरकार है, वो भारतीय सेना को इस्तेमाल कर रही है, सही तरह इस्तेमाल कर रही है, पूरी तरह इस्तेमाल कर रही है। मैं जानता हूं और आप सब अनुभव कर चुके हैं। याद है आपको वो कश्मीर के दिन जब दुश्मन हरकत करता था, हमला करता था, तो आदेश नहीं होते थे कुछ करने के, लेकिन आपका खून खौलता था कि ऐसे कैसे ये हिमाकत कर सकता है, ऐसे कैसे ये दुश्मन हिम्मत कर सकता है। और तब आप देश का कानून तोड़कर आपका सीओ, आपका पलटन का कमांडर या प्लेटून कमांडर या घातक प्लेटून कमांडर आपको बोलता था कि जाओ सरहद पार करो और हमला कर आओ और उनको नष्ट नाबूद कर आओ, तब भी आप करके आते थे, लेकिन कानून तोड़ के करते थे, अपने बलबूते पे करते थे। मुझे याद है एक ऑफिसर का, मैं ट्रेन में आ रहा था, वो मेरे साथ आया था। उसने मुझे बताया कि साहब मेरी साइटेशन भी चली है और मेरे खिलाफ इंक्वायरी भी चली। मैंने कहा ये कैसे हुआ भाई कि साइटेशन भी चली और इंक्वायरी भी चली? बोलता है साइटेशन तो मेरी पलटन से चली, इंक्वायरी दिल्ली से चली। मैंने कहा क्या करा तुमने? बोला मैं सियाचिन में अपने मोर्चे पे था, दुश्मन का हेलीकॉप्टर उड़ा सामने से, उसने जैसे ही उड़ा हमारे बॉर्डर के अंदर आया, मैंने आरएन लिया और उसको नीचे गिरा दिया। मैंने कहा तुमने बिल्कुल सही काम करा। बोलता इसीलिए वहां से साइटेशन चली, और जैसे महाभारत के अंदर दिखाते ना, तो दो तीर आके मिलते हैं, वैसे साइटेशन और इंक्वायरी दोनों आके मिल रही है। लेकिन अभी जमाना बदल गया, चारों तरफ हमारे देश के अंदर, हमारे देश के चारों तरफ इस तरह के हालात हैं जो देश को चुनौती दे रहे हैं। और आज देश की सुरक्षा सिर्फ वर्दी वालों के हाथों नहीं है, वो तो सरहद को संभाल रहे हैं। देश के अंदर जो देश को विभाजित करने वाले जो विचार आ रहे हैं, वो तो आपके बेडरूम तक आ रहे हैं। उन्हें कौन रोक सकता है? उन्हें समाज के अंदर रहने वाले सैनिक रोक सकते हैं। तो आज हमें सैनिक बनाना है, और उसके लिए आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना, आपको सामाजिक रूप से मजबूत होना, आपको राजनीतिक रूप से मजबूत होना, और आपको जागरूक होना। वैसे ही जैसे सेना में होता था। सेना में आर्थिक रूप से सेना ध्यान रखती, सामाजिक रूप से सेना हमें एक बंधन में बांध देती थी। सबके सर पे टोपी होती थी, बीच में बेल्ट होता था, नीचे जूता होता था, बंध जाता था, बंध कर एक हो जाता था, अनुशासन के अंदर बंध जाता था। राजनीतिक रूप की उस समय जरूरत नहीं थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूं 1,34,000 आपके जो मेंबर्स हैं, परिवार इनके जोड़ लो तो कम से कम 10 लाख पहुंचते हैं। अब मैं नहीं मानता कि जिस जगह आप रहते हैं आप अपने अड़ोस पड़ोस को प्रभावित करते नहीं होंगे, मैं नहीं मानता। यकीनन जहां जहां फौजी होता है वो 10 परिवार को प्रभावित करता है, तो 10 लाख के अंदर 10 और गुना कर दो, 1 करोड़ सीधा सीधा आप पहुंचते हैं। ये समय है कि आपको, हमको, और ये संदेश हर जगह पहुंचना चाहिए कि फौजी जहां जहां है, चाहे सीआरपीएफ का हो, बीएसएफ का हो, जो भी वर्दी वाला है, क्योंकि वो अनुशासित जीवन में रहा है, उसने देश के प्रति समर्पण भाव से काम करा है, वो एक देश का सैनिक है। भले ही वो रिटायर हो जाए, उसकी देश की सेवा कभी रिटायर नहीं हो सकती। आप हमेशा देश के सैनिक रहेंगे अंत तक। और सैनिक का काम होता है अपने राष्ट्र को मजबूत करने का। सैनिक का काम होता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक शानदार समाज और शानदार राष्ट्र को तैयार करने का। तो वो जज्बा और वो लक्ष्य हमारा हमेशा रहेगा, और उसलिए आप और हमें अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाना है कि जितने भी सैनिक हैं और सैनिक परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बने पूरे देश के अंदर कि समाज को, राजनीति को और आर्थिक रूप से हर तरफ से हम इस देश को प्रभावित कर सकें। तब आप जो निर्णय लेंगे वो निर्णय आगे राजनीति में दिखाई देगा। ये आप करने को तैयार हैं क्या? ये आप करने को तैयार हैं क्या? ये बहुत जरूरी काम है। नेगेटिविटी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन सैनिक सिर्फ पॉजिटिविटी देखता है। क्या रास्ता है सैनिक वो देखता है। सैनिक कभी मुश्किल नहीं देखता। सेना में ना नहीं होता, हाँ होता है। रास्ता निकालना होता है, तो रास्ता निकालिए, दूसरों को मदद करिए। कहीं ना कहीं आपके विचार से वो लोग जुड़ेंगे, और फिर आपका प्रभाव का जो क्षेत्र है वो बढ़ेगा। तो अपने आप को और मजबूत करिए, आर्थिक रूप से और मजबूत करिए, औरों को भी मजबूत करिए, सामाजिक रूप से मजबूत करिए। आप लोग समझदारी से बात करते हैं, आपका जो अनुभव है, आप मुझे बताइए कि इस पूरे देश के अंदर या विश्व के अंदर
कोई ऐसा है जो पैसे देकर आपका अनुभव ले सकता हो? मुझे बताइए, कोई ऐसा है? कोई कितना भी कब अमीर हो, कोई करोड़पति हो, वो कितने भी पैसे खर्च कर ले, वो आपका अनुभव नहीं ले सकता। तो आप जब अपने अनुभव से कहीं बात करते हैं, चाहे नौजवानों से बात कर रहे हो, चाहे स्कूल कॉलेज में बात कर रहे हो, तो आपकी बात में दम है, आपको लोग सुनेंगे। अपने विचार वहां रखिए, पॉजिटिव विचार वहां रखिए, क्योंकि मुश्किलें तो हर एक के जीवन में होती हैं, लेकिन सैनिक कभी अपनी मुश्किलों की बात नहीं करता। वो मुश्किल हालात में भी मुस्कुरा के बोलता है जय हिंद। तो ये आप में काबिलियत है, इसलिए एक माहौल बनाइए, क्योंकि देश के अंदर मुश्किलें ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई, लेकिन इतना जरूर है कि आज मुश्किलों को सामने करने के लिए एक मजबूत जनरल, जिसको हम प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं, आज देश में उसने कमान संभाली। और मैं आज आपके सामने आपके भाई के रूप में खड़ा होकर बोल रहा हूं, एक फौजी दोस्त, एक फौजी भाई के रूप में खड़ा होकर बोल रहा हूं। मैं किसी पार्टी से संबंध रख के नहीं कह रहा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अपने अंतर्राष्ट्रीय खेल के जीवन में भी देखा है, मैंने सेना में भी देखा है, एक ही व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण होना और उसका समर्पित भाव से देश के लिए काम करना, ऐसा मैंने नहीं देखा। तो ऐसा अवसर अलग अलग राष्ट्रों के सामने, अलग अलग देशों के सामने अलग अलग समय आता है। हमारे समय अब आया है, और ये हमारा सौभाग्य है कि इस जीवन के अंदर हम भी इस समय भारत में है जब इस तरह का नेतृत्व भारत में आया है। तो ये नेतृत्व अकेला काम नहीं कर सकता, इसको जरूरत होती है नीचे के लेवल पर भी, अलग अलग लेवल पे लीडरशिप चाहिए। जैसे हमारे पलटन के अंदर होता है, नीचे से शुरू होता है, नायक, लांस नायक, नायक, हवलदार, सूबेदार, मेजर, सब ऐसे पूरा का पूरा जब खड़ी होती है तब पलटन काम करती है। आपको तो याद ही होगा ना, अच्छी पलटनों के अंदर कहूं कि तरीका बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आदेश देने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद काम हो जाता है। क्योंकि एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उस एसओपी के तहत जब इतनी बड़ी संख्या है आपकी, तो इस बड़ी संख्या को केवल बैंक के लिए नहीं, केवल खुद के लिए नहीं, लेकिन समाज के लिए काम में आने की निहायत जरूरत है। और आप जब तैयार हो जाएंगे तो अपने आप देश के अंदर जो दूसरे सैनिक भी हैं, जो गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, वो भी तैयार हो जाएंगे। आपके जो प्रेसिडेंट साहब थे वो भी बता रहे थे, मंत्रालय हो, चाहे वो राजस्थान सरकार का हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, आप यकीन मानिए कि आपका भाई होने के नाते उन सभी पॉइंट्स को मैं जबरदस्त रूप से उठाऊंगा और जो संभव मदद हो पाएगी वो करूंगा। जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी, मेरे पिताजी भी सेना से रिटायर हुए और उन्होंने तो पूरा अपना कार्यकाल करा, फुल सर्विस करी। मैंने तो फिर भी 21 या 22 साल करके छोड़ी थी। तो आज जब पेंशन आती है तो उनकी पेंशन मुझसे ज़्यादा आती है लेकिन खुशी होती है जब मैं गांव में जाता हूं तो फौजी जब वहाँ पे मिलते हैं, एक अलग कॉन्फिडेंस है। और वो कॉन्फिडेंस आज इसीलिए है कि भारत की सरकार न केवल जो सेना वर्दी में है, बल्कि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको भी उसी मान सम्मान से देखती है जिस मान सम्मान से वो डिजर्विंग है, जिस मान सम्मान से देखना चाहिए। आज पहली बार आप सबसे बातचीत करने का मौका मिला है। राजनीति के अंदर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं जो फौज में होती थी जिस तरह से, उस तरह से नहीं होती राजनीति, अलग तरीका है। जब नया मैं मंत्रालय में गया तो मुझे बताया ये टास्क होना है, तो 2-4 दिन मैंने इंतज़ार करा, वो फाइल हिल के नहीं दे रही थी। फिर मैंने, वही होता है ना कि इस व्यक्ति ने उसको लिखा, उस व्यक्ति ने उसको लिखा, फिर वहाँ से जवाब का इंतज़ार है। तो मैंने एक दिन सभी को बुला लिया, 10-15 लोगों को, सबको मैंने अपने दफ्तर में बुला लिया जो जो उससे संबंधित थे। और फिर मैंने उनको बोला कि आप अब मुँह जवानी पत्र लिखिए, इनको बोलिए। फिर मैं बोला आप जवाब दीजिए। वो पूरा का पूरा मैटर आधे घंटे में सॉल्व होने लगा तो वो बौखला गया कि ये क्या होने लग गया। तो मेरी शिकायत हुई, साहब ये बहुत तेज गति से काम करवा रहे हैं। लेकिन मैंने सीखा राजनीति के अंदर एक बैलेंस होता है और उस बैलेंस की ज़रूरत होती है। फौज के अंदर लक्ष्य होता है और फौज में काम करने का तरीका अलग होता है। फौज में वैसा ही चाहिए, फौज में ऐसा नहीं चल सकता। लेकिन राजनीति में एक अच्छा बैलेंस चलता है, हर व्यक्ति का ओपिनियन चलता है। मान लीजिए कोई गलत भी काम करना चाहे या अनजाने में गलत हो रहा हो तो जो दूसरे अधिकारी होते हैं वो अपना ओपिनियन रखते हैं वहाँ पर और उनके ओपिनियन का सम्मान करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए राजनीति में थोड़ा धीरे काम होता है। लेकिन ये भी मैंने सीखा राजनीति में, मैंने ये भी देखा कि किस तरह से समाज कितना डिवाइडेड है। आप जैसे ही चुनाव में जाते हैं
तो चुनाव में एकदम से सीमाएं बनने लग जाती हैं। हमने सेना में कभी ये सीमाएं नहीं देखी। सेना में एक बार जब वर्दी कोई पहन लेता है तो वो एक हो जाता है, एक पलटन हो जाती है। भले ही एक ही गांव से एक व्यक्ति राजपूत पलटन में हो और दूसरा वाला बिहार में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी वफादारी उसी पलटन के साथ ही रहती है। ऐसा यहाँ पर नहीं है, लेकिन बदल रहा है, समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, अब जागरूकता आ रही है। तो आज पहली बार आपसे मिलने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि आज अपने फौजी भाइयों के साथ बैठकर मुझे बात करने का अवसर मिला। आपने मुझे स्वागत करा, उसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके साथ मिलकर, आपकी संस्था के साथ मिलकर, आपके जो पदाधिकारी हैं उनके साथ, जो राजस्थान में रहते हैं उनके साथ, जो आप में से कभी मुझे कहीं पे भी मिलेंगे, आप सबके साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण का काम हम पूरा करके रहेंगे। जो हमने उस समय लक्ष्य लिया था, जो उस समय हमने कसम खाई थी, वो कसम को हमेशा पूरा करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो के बारे में थाकी कहीं राय है कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट करता ना जरूर बताना है। साथ ही साथ आपने जो चैनल है झलको राजस्थान, राजस्थानी भाषा का मैंने खबर थाने दिखाते रहे, अगर तो चैनल ने सब्सक्राइब करके नहीं जो बेल आइकन दबा लीजिए। मैं हूँ दाको दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान।